तो देखिए, ये वाला आर्टिकल जो बात कर रहा है वो अभी इलेक्शन टाइम पे किस तरीके से जो हमारे इंटरनेशनल लेवल पे बायलैटरल टाइज हैं उसको इफेक्ट कर रहे हैं। जो भी स्टेटमेंट्स पॉलिटिकल लीडर्स दे रहे हैं, जो सरकार में लीडर्स हैं, वो जो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं उससे हमारे जो इंटरनेशनल लेवल पे एक दूसरे के साथ रिलेशंस है वो हैम्पर हो रहे हैं। जैसे इसमें बात की गई है अभी, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हुए और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हमारे जयशंकर साहब हुए, तो इन लोग ने जो कच्छा देवी आइलैंड पे, कच्छा तीवू आइलैंड, जो कि हमारी रिलेशनशिप है श्रीलंका के साथ, ठीक है, क्योंकि जो हमारी प्रीवियस गवर्नमेंट थी उसने ये वाला आइलैंड जो है एक टाइस के एक अग्रीमेंट के तहत श्रीलंका को दे दिया था। तो अभी उसको लेके वापस से न्यूज़ में आ चुका है सारा चीज़, और उसको लेके स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं कि जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी उसने ये वाला आइलैंड श्रीलंका को देके गलत काम किया है और हम उसको वापस से उस अग्रीमेंट को रिवाइव करेंगे और उसको वापस लेके आएंगे। तो इस तरीके की बातें चल रही हैं। तो क्या श्रीलंका के साथ हमारे जो रिलेशंस है वो इससे हैम्पर होंगे या नहीं होंगे, यही इस आर्टिकल में बताया जा रहा है। तो ये श्रीलंका के साथ जो हमारा रिलेशन है उसके ऊपर बात की गई है। और वहीं दूसरी तरफ और भी बात की गई है कि किस तरीके से हमारे जो रिलेशनशिप थी श्रीलंका के साथ वो इम्प्रूव हुई थी, और हमने श्रीलंका को हेल्प भी किया था जब उनकी इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही थी, तब हमने $4 बिलियन की हेल्प की थी। तब से हमारे रिश्ते श्रीलंका के साथ काफ़ी अच्छे हो चुके थे। लेकिन ऐसे इतने पुराने मुद्दे वापस से अगर हम चालू करेंगे तो हमारा फ्यूचर में जो बायलैटरल रिलेशन है वो कैसा रहेगा और वो किस तरीके से हमको हैम्पर करेगा, उसको भी ध्यान में रख के ही कोई भी पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हमें देना चाहिए। वही बात बताई गई है। और क्रेडिबिलिटी कुड टेक अ हिट, ठीक है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो हमारे काफ़ी पुराने पुराने अग्रीमेंट है, जैसे ये भी 50 साल पुराना अग्रीमेंट है, इसको हम वापस से अगर रीओपन करेंगे तो क्या सामने वाली पार्टी इसको कंसीडर करेगी, वो इसके ऊपर बात करने के लिए तैयार होगी, वो भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और वहीं दूसरी तरफ बात की गई है बांग्लादेश की, कि किस तरीके से जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसने बांग्लादेश के साथ एक मैरीटाइम बाउंड्री का एग्रीमेंट साइन किया है 2014 में। तो क्या आने वाली सरकारें भी इस तरीके का ही मूव लेगी और वो ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट के डिसीजंस हैं उनको फिर वो एबॉलिश करेगी और ये वाले जो पैक्ट है उसको कैंसिल करेगी? तो अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो हर एक सरकार अपनी प्रीवियस सरकार का जो भी डिसीजन रहेगा, जो भी अग्रीमेंट रहेगा, उसको कैंसिल करते हुए, उसको नल एंड वॉइड करते हुए चलेगी। तो बायलैटरल रिलेशन इंटरनेशनल लेवल पे ख़राब हो सकते हैं। और देखिए, आगे बोला गया है कि जो हमने मैरीटाइम बाउंड्रीज का अभी एग्रीमेंट किया है 2014 में, वो अनक्लॉज के तहत है, यानी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज, ठीक है। तो इसके तहत ही हमने किया हुआ है। तो सारी चीज़ें रूल के हिसाब से ही हुई हैं। और एक और बात बताई गई है कि जो हमारा वर्ल्ड बैंक के साथ अग्रीमेंट था इंडस वाटर ट्रीटी की, जो 1960 में की गई थी, ठीक है, उसके ऊपर भी हमने जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने, उन्होंने कहा था कि इसको रिवाइव करवाएंगे, इसके ऊपर वापस बात करेंगे। लेकिन उसके ऊपर से तब से कोई भी बात हो नहीं पाई है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान उसमें इंटरेस्टेड ही नहीं है। तो ऐसा ही हमें देखने को मिल सकता है बाकी मैटर्स में भी, कि ज़रूरी नहीं है अगर हम उसको वापस से रीनेगोशिएट करना चाहें तो सामने वाली कंट्री उसमें इंटरेस्टेड हो और उसको टाइम दे, उसको उसके ऊपर बात करने के लिए रेडी हो, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स भी हैं। और आगे बात की गई है सीएए के बारे में, कि किस तरीके से अभी जो सीएए वाला मुद्दा है उसको भी इलेक्शन टाइम पे रेज किया गया है। इलेक्शन के टाइम से पहले ही जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है उसके बारे में रूल्स जो भी सारी डिटेल हैं लेके आ गए हैं और उसके बारे में बोला जा रहा है। तो ये भी जो है हमारी रिलेशन है, जो बाकी 6, इसमें क्या बताया गया है सीएए में, कि जो 6 कंट्रीज़ हैं वहाँ, और जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जो 6 माइनॉरिटीज़ हैं, ठीक है, जो माइनॉरिटी में है जो रिलीजन, ठीक है, उनको हम यहाँ पर सिटीजनशिप देंगे अपने कंट्री में। तो क्या हम वो वाली कंट्री के ऊपर ब्लेम नहीं कर रहे हैं कि वो जो माइनॉरिटीज़ हैं उनका एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, ठीक है, उनको दिक्कत दे रहे हैं वहाँ पर? तो ये हमारी ये वाला मूव भी एंटी बायलेटरल टाइज के साथ ही जोड़ा जा रहा है, कि इस तरीके से हमारे जो बायलेटरल टाइज हैं वो नेबरिंग कंट्रीज के साथ बिगड़ सकते हैं सीईए के तहत भी, ठीक है। और लेकिन हम बोल रहे हैं कि जो सीईए है वो एक प्योरली डोमेस्टिक लॉ है, इसमें फॉरेन को कोई भी मतलब नेगेटिवली फील करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन जो अफ़गानिस्तान है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, ये ऐसी जो कंट्रीज़ हैं ये काफ़ी ऑफेंडेड फील करेंगी और इसको नेगेटिवली ले भी रही हैं, ठीक है। बांग्लादेश तो चलिए ओपनली कुछ हमें बोलता नहीं है, लेकिन धीरे धीरे रिलेशन वहाँ भी बिगड़ सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे रिलेशन बांग्लादेश के साथ तो काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन सीए और एनआरसी के तहत रिलेशन बिगड़ भी सकते हैं। अब नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीज़न की, एनआरसी की भी बात की गई है कि किस तरीके से इसको लेकर जो बांग्लादेशी सिटीज़न है वो भी अपसेट है। और एक प्रीवियस इंस्टांस बताया गया है कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ढाका गए थे तब इसको लेकर काफ़ी इशू हुआ था 2021 में, ठीक है, लोगों ने इसके अगेंस्ट में काफ़ी आवाज़ उठाई थी।
तो वही बोला गया है कि जो ये ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में या इलेक्शन के टाइम पे बोलने वाली चीज़ नहीं है। ये आप क्लोज डोर मीटिंग करिए या आप अगली कंट्री से बात करिए और फिर डिसीजन लीजिए और एक पीसफुल सोल्यूशन उसका लेके आइए। जो भी आपके इंटेंशन है, जो भी आपका गोल है, जो भी एम्बिशन है, उसको उस तरीके से फिर करिए, क्योंकि अगर इसको आप पॉलिटिकल एजेंडा बना के चलेंगे तो काफ़ी रिलेशन बिगड़ सकते हैं इससे। और यहाँ पर डिस्क्रिशन इज द की बोला गया है, कि बोला गया है कि जो वही बात जो मैंने आपको बताई कि रैलीज में बोलने वाली बात नहीं है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलने वाली बात नहीं है ये। और जो नेपाल गवर्नमेंट की बात की गई है कि किस तरीके से नेपाल गवर्नमेंट के साथ भी हमारे टाइज बीच में थोड़े से खटक गए थे, जब नेपाल ने भी हमारा अखंड भारत का जो नक्शा है उसको मानने से इनकार कर दिया था और जम्मू एंड कश्मीर वाले पार्ट को सेपरेट कर दिया था। तो ऐसे ही सिमिलर चीज़ें हमें बाकी नेबरिंग कंट्रीज से देखने को मिल सकती है अगर हमने बायलैटरल टाइज को मेंटेन करके नहीं रखा। तो ये सारी डिटेल थी इस आर्टिकल में। काफ़ी अच्छा आर्टिकल था और हमें एक दूसरे एंगल से सोचने के लिए इसने जोर डाला है कि हम दूसरे एंगल से किस तरीके से सोचें कि ऐसी चीज़ों को हम ना कि न्यूज़ में, ना कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, बल्कि हम सामने वाली पार्टी से, सामने वाली कंट्री से डायरेक्ट बात करके इसके ऊपर जो भी सोल्यूशन लाना है, अगर हम उसके लिए मोटिवेटेड हैं, उसको करना चाहते हैं, तो उस तरीके से भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल क्या है। तो देखिए ये वाला आर्टिकल जो बात कर रहा है वो लद्दाख, बेसिकली लद्दाख को ही लेके बात कर रहा है, हिमालयन रीजन को लेके बात कर रहा है कि किस तरीके से अभी जो रमन मगसेसे अवार्ड विनर है और क्लाइमेट एक्टिविस्ट है सोनम वांगचुक, उन्होंने अभी 6 मार्च को जो 21 डेज का क्लाइमेट फास्ट किया था। तो उन्होंने उस फास्ट में जो है सिर्फ वो लद्दाख की बात नहीं कर रहे हैं, वो ओवरऑल हिमालयन रीजन और ओवरऑल ह्यूमैनिटी के लिए काम कर रहे हैं। तो वही इसमें बात बताई गई कि इस तरीके से जो हिमालयन वाला रीजन है वहाँ पर काफ़ी लोग जो है वो इंडिजिनस टाइप के हैं और वो फार्मिंग और एनिमल रेयरिंग के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। तो वो नेचर से जुड़े हुए हैं और जो नेचुरल चीज़ें हैं, जो प्रिमेटिव चीज़ें हैं, उसी के ऊपर डिपेंडेंट हैं। और जो 15,000 से भी ज़्यादा जो हिमालयन रीजन में ग्लेशियर्स हैं, अगर वो उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया तो वो ऐसे ही पिघलते रहेंगे और पिघल के जो मेल्ट वाटर है वो इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इन सारी नदियों में आ रहा है। तो इससे जो माउंटेनियस इलाके में जो लोग रह रहे हैं उनको तो दिक्कत होगी, लेकिन जो डाउन स्ट्रीम में लोग रहेंगे उनको भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि सी लेवल, वाटर लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है। और अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर बूम किया जा रहा है वो तो सिर्फ डेवलपमेंट को मद्देनजर रखते हुए नई नई चीज़ें बनाई जा रही है, लेकिन क्या इकोसिस्टम, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, इन लोग के ऊपर भी ध्यान दिया जा रहा है? क्या हिमालयन रीजन को प्रोटेक्ट करने की बातें सोची जा रही हैं? 2008 में जहां नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज बनाया गया था, जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर में था, और उसके ही अंडर में नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालय इकोसिस्टम ये भी बनाया गया था, जो जिसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि वो हिमालय रीजन की प्रोटेक्शन करे और उसके लिए क्या क्या नीडेड है उसके ऊपर पॉलिसी बनाए और चीज़ें लेके आए। लेकिन क्या तब से कुछ भी हुआ है? इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन ने कुछ किया है? तो कुछ भी ऐसा हुआ नहीं है। ठीक है। और इसका ये भी था कि जो वल्नरेबिलिटी ऑफ द हिमालय है क्लाइमेट चेंज से, उसको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, उसका हेल्थ स्टेटस क्या रहेगा, वो सारी चीज़ें उसको बतानी थी। लेकिन उसका भी इतना फ्रूटफुल रिजल्ट देखने को मिला नहीं है। ठीक है। और जब से जो लद्दाख है वो एक यूनियन टेरिटरी बना है, तब से सेवरल मेगा प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं। ठीक है। रैपिड पेज में कंस्ट्रक्शन ऑफ द ब्रिजेस किया जा रहा है, रोड के बनाए जा रहे हैं, रेलवे लाइन में सोलार प्रोजेक्ट, स्टेट ऑफ द आर्ट एयरपोर्ट टर्मिनल, ये सारी चीज़ें बनाई जा रही हैं ताकि टूरिज्म बूस्ट हो, डेवलपमेंट आए, ये सारी चीज़ें हों। और जोजिला टनल भी बनाया गया है जो कि 14 किलोमीटर का है। ठीक है। और कारगिल से जंस्कार नेशनल हाईवे 230 किलोमीटर का, ये भी एक बड़ा एम्बिशियस प्रोजेक्ट किया गया है। ये सारी चीज़ें की जा रही हैं और वहाँ पर इंडस्ट्रियल लैंड अलॉटमेंट भी किया गया है ताकि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा आ सके। तो काफ़ी अच्छी चीज़ें की जा रही है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया है। जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है और NHIDCL है, इसने भी अभी काफ़ी मतलब आगे बढ़कर, यही जो दो ऑर्गेनाइजेशन है वो काफ़ी जो इंफ्रास्ट्रक्चर का, कंस्ट्रक्शन का काम है, यही दो ऑर्गेनाइजेशन कर रही हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। और ये ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि जब जम्मू कश्मीर वाले इलाके में, नॉर्थ ईस्टर्न इलाके में अभी मेजर फोकस है, जब नॉर्थ ईस्टर्न वाला इलाका कंप्लीट कर लेंगे, बॉर्डरिंग एरियाज, तब वो जम्मू कश्मीर हुआ, अंडमान निकोबार हुआ, इन सारे इलाकों में भी उनको काम करना है। तो काफ़ी अभी लंबा जर्नी है, काफ़ी चीज़ें इंप्रूव करनी है देश भर में। और रीजन दैट हैज़ सीन अ डिज़ास्टर, और यहाँ पर ये भी बोला गया है कि पहले यहाँ पर डिजास्टर देखा जा चुका है, लेकिन हम उससे कोई लर्निंग नहीं ले रहे हैं और सिर्फ आंख बंद करके डेवलपमेंट के पीछे भाग रहे हैं। तो डेवलपमेंट के लिए एनवायरनमेंट को नज़रअंदाज करना कहाँ तक सही है? वही बातें बताई गई हैं कि किस तरीके से 2010 के बाद से वहाँ पर जो सेवरल डिज़ास्टर देखे गए हैं, जिसमें काफ़ी क्लाउड बस्ट हुआ था 2013 का, और जिसमें 6,000 के
करीब में जानों का दिक्कत हुआ था केदारनाथ वाले इलाके में, ठीक है, वो एक इंसिडेंट था। 2023 में हमने देखा कि जोशीमठ में जो इंसिडेंट हुआ था फ्लड वाला। तो ऐसे सेवरल इंस्टांसेस है जहाँ पर जो नेचुरल डिजास्टर हुआ है, नेचुरल कैलामिटी आई है इसी रीजन में, लेकिन हम उनसे कोई लर्निंग नहीं ले रहे हैं और आने वाले समय में ऐसा कुछ हो ना जाए उसके लिए हम रेडी नहीं रह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का उन्हें भी कहना है कि वो ऐसी कमेटी फॉर्म करके रखेगी कि जो ये चार धाम वाला इलाका है, जो बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री और केदारनाथ वाला है, जो उसके ऊपर वर्क करे। और उसने ये भी कहा है कि वहाँ पर जो पिलग्रिमेज का नंबर है, जो मैक्सिमम नंबर है, कैपेसिटी है मैक्सिमम, उससे कम ही लोग जाएं, लेकिन वो भी फॉलो नहीं किया जा रहा। और साल बाय साल जो पिलग्रिमेज है, जो दर्शनार्थी हैं, ठीक है, जो भक्त लोग हैं, उनकी संख्या बढ़ते ही जा रही है वहाँ पे दर्शन के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पर ये बोला गया कि अगर हमें एक सस्टेनेबल हिमालयन रीजन चाहिए तो हम सभी को काम करना होगा और सिर्फ डेवलपमेंट के पीछे नहीं भागना होगा, एनवायरनमेंट और इकोलॉजी को भी ध्यान में रखना होगा। तो जो वांगचुक ये लड़ रहे हैं वो सिर्फ हिमालय के लिए नहीं लड़ रहे हैं, ये पूरी ह्यूमैनिटी के लिए लड़ रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा एक एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक आर्टिकल था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर जीरो ऑर्बिटल डेब्रिस की बात की जा रही है कि किस तरीके से अभी जो स्पेस में हमारा मिशन था PSLV C58 वो गया है और उसने जीरो ऑर्बिटल डेब्रिस का काम किया है। क्योंकि होता क्या है कि हम यहाँ से कोई भी मिशन लॉन्च करते हैं, वो ऊपर स्पेस में जाता है और चक्कर काटता है और वहाँ पर काफ़ी डेब्रिस क्रिएट करके आ जाता है। डेब्रिस यानी कि अवशेष, यानी हम कोई भी मिशन लॉन्च करते हैं उसमें बहुत सारे, कोई पेलोड छूट गया, कोई सैटेलाइट छूट गई, कोई सैटेलाइट जो डिफंक्ट हो गई है, ख़राब हो गई है, वो भी स्पेस में घूम रही है, ऐसे काफ़ी कचरा इकट्ठा हो जाता है और स्पेस भरता जा रहा है। तो ये काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो उसके ही चलते अभी जीरो ऑर्बिटल डेब्रिस की बात की जा रही है कि वहाँ पर जो डेब्रिस है उसको ऐसा मिशन हम लॉन्च करें कि डेब्रिस कम से कम छोड़ के आएँ और वहाँ पर जो पहले से डेब्रिस हैं उसको भी कम किया जाए। तो वही सारी चीज़ें की जा रही हैं। अभी PSLV C58 गया है तो इसने भी जीरो डेब्रिस, लगभग वहाँ पर कोई भी डेब्रिस छोड़ के नहीं आया। और ये वाला जो मिशन है वो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर से तैयार किया गया था और श्रीहरिकोटा से इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। सतीश धवन जो स्पेस सेंटर है हमारा, वहाँ से लॉन्च किया था, क्योंकि वो हमारा लॉन्च पैड है और विक्रम साराभाई सेंटर, वहाँ पे हम मिशन तैयार करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये वाला आर्टिकल बात कर रहा है कि ट्रांसपेरेंसी के ऊपर, जो नॉमिनेशन कैंडिडेट फाइल करते हैं उसमें कितनी ट्रांसपेरेंसी है और सुप्रीम कोर्ट का क्या इस पे से है और इलेक्शन कमीशन और लॉ कमीशन का क्या इस पे से है, ठीक है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो सब्सटैंशियल चीज़ें नहीं हैं तो वो डिटेल पेश करने की, शो करने की ज़रूरत नहीं है जब तक वो काफ़ी सब्सटैंशियल या इंपॉर्टेंट ना हो। तो आप अपनी इनकम, अपना एजुकेशनल, जो भी रिक्वायर्ड डिटेल है वो कैंडिडेट को शो करनी है। लेकिन अगर कुछ ऐसी चीज़ें मिस हो जा रही हैं जो इतनी ज़रूरी नहीं है तो उसके लिए उसका जो नॉमिनेशन है उसको कैंसिल नहीं किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट एक लॉ अभी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है, ठीक है। और सेक्शन 33 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951, RPA एक्ट 1951 है, उसका सेक्शन 33 कहता है कि एवरी कंटेस्टिंग कैंडिडेट टू फाइल द नॉमिनेशन पेपर फॉर इलेक्शन अलॉन्ग विद एन एफिडेविट इन ए प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, ठीक है। यानी कि एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट होता है, उसमें सारी डिटेल मेंशन की होती है कि आपको क्या क्या डिटेल देनी है। तो अगर आप नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं तो वो फॉर्म फिल करके आपको डिटेल में देना है, ठीक है। ये बातें बताई गई हैं। और अभी इशू क्या है, तो अभी एक जो कैंडिडेट है अरुणाचल प्रदेश के, उन्होंने अपना नॉमिनेशन फाइल किया तो उस पर अपनी 3 गाड़ियों वो मेंशन करना भूल गए थे। तो उसको लेके बात जो है कोर्ट में पहुंच गई। फिर उनका जो ये नॉमिनेशन है कैंसिल कर दिया गया बाय गुवाहाटी कोर्ट। लेकिन फिर ये मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये इतना सब्सटैंशियल नहीं है कि इनका नॉमिनेशन कैंसिल कर दिया जाए, कि 3 गाड़ी इन्होंने मेंशन नहीं की तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये एक अभी लॉ रूल पास किया गया, ठीक है। लॉ कमीशन 244 लॉ कमीशन रिपोर्ट जो है वो बताता है कि इलेक्टोरल डिस्क्वालिफिकेशन किस तरीके से होता है। और इलेक्शन कमीशन इन इट्स मेमोरेंडम, ठीक है, इसने बताया हुआ है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म जो 2016 में सबमिट किए गए थे वो क्या क्या है। तो पहले ये बोलता है कि अगर आप फॉल्स इन्फॉर्मेशन फाइल करते हैं तो आपके अगेंस्ट कार्रवाई हो सकती है। और दूसरा बताया गया है कि ट्रायल, अगर आपके अगेंस्ट कोई ट्रायल चल रहा है वो सारी चीज़ें भी आपको शो करनी है। और डे बाय डे बेसिस पे आपके अगेंस्ट अगर ट्रायल हो भी रहा है तो डे बाय डे बेसिस पे चलेगी। अगर आपको किसी फॉल्स इन्फॉर्मेशन देने के लिए अरेस्ट, मतलब पकड़ा गया या कुछ पाया गया आपके अगेंस्ट, तो डे बाय डे बेसिस पे आपका केस चलेगा, ठीक है। और फाइनली बोला गया है कि चार्ज बाय कंटेम्प्ट कोर्ट विद द ऑफेंस पनिशेबल बाय इम्प्रिजनमेंट ऑफ एटलीस्ट 5 ईयर, यानी 5 साल
तक का अगर आपके पास सजा पाया गया है तो आपको डिबार कर दिया जाएगा इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए, ठीक है। 5 साल तक आपको डिबार कर दिया जाएगा अगर कोई भी आपके अगेंस्ट केस पाया गया। लेकिन ये केस जो है वो इलेक्शन से 6 महीने पहले पहले का होना चाहिए, तभी ये वाला रूल जो है वो फॉलो किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट बातें बताई गई हैं और इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। तो ऐसा ही काफ़ी, क्योंकि इसको मिसयूज़ भी किया जा सकता है ना। अभी बोला जा रहा है कि जिसके अगेंस्ट चार्जशीट पाई जाएगी, अगर उसको ही हम डिबार कर देंगे, उसको कंटेस्ट नहीं करने देंगे, तो इसको मिसयूज़ भी किया जा सकता है। क्योंकि किसी के भी अगेंस्ट फॉल्स एलिगेशन लगा के उसके ऊपर केस बना के फिर उसको इलेक्शन से बाहर किया जा सकता है। तो इसको भी सोचते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये एक पॉइंट नहीं रखेगा। तो यही जो 2244 इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट थी उसके अनुसार ही चलना होगा, ठीक है। तो आज की जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ एनालिसिस है उसको देख लेते हैं। तो देखिए, अभी जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसने प्रेडिक्ट किया है जो हमारा 2024-25 के लिए जीडीपी ग्रोथ रहने वाला है वो 7% रहने वाला है। और ये स्लो डाउन हो गया क्योंकि पिछले साल हमारा 7.6% था और इस बार 7% रहेगा। और अगले साल के लिए 25-26 के लिए 7.2% प्रेडिक्ट किया है, ठीक है। और मोस्ट इंडियंस बिलीव इन प्लूरैलिटी, यानी कि मल्टी रीजनलिज्म, यानी अलग अलग रिलीजन के लोगों को साथ में रहने का, यानी कि एक सेकुलरिज्म पे बिलीव करते हैं, ऐसा एक सर्वे किया गया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, सीबीआई ने जो कविता है, जो भारत राष्ट्रीय समिति की पार्टी की मेंबर हैं, वो उनको दिल्ली एक्साइज पॉलिसी केस में अरेस्ट कर लिया है अभी। तो अब ये दिल्ली पॉलिसी एक्साइज केस वाला मामला जो है वो काफ़ी गर्माया हुआ है, उसमें काफ़ी चीज़ें चल रही हैं अभी। और यहाँ पर देखिए, अमित शाह जी ने एक खुजराहो में जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी पे रैली की थी, वहाँ पे वो कह रहे हैं अगर कि इंडिया कोalition अगर पावर में आएगी तो वो ओबीसी को सप्रेस करेगी, ठीक है, ये इनका कहना है। और यहाँ पर देखिए, ममता बनर्जी जी कह रही हैं कि वो सीए, एनआरसी और यूनिफॉर्म सिविल कोड को एक्सेप्ट नहीं करेंगी। तो ये सारी पॉलिटिकल चीज़ें अभी देश में सारी जगह चल रही हैं। ये हमारा एडिटोरियल वाला पोर्शन है, इसमें ये वाला बिल्कुल नहीं देखना है, किसी काम का नहीं है, इसको हमने डिस्कस कर लिया है। और ये वाला भी किसी काम का नहीं है, इसको हमने देख लिया है। और यहाँ पर देखिए, एक सर्वे किया गया है तो उसके तहत अभी बोला जा रहा है कि जो बीजेपी है वो इकोनॉमी तो थोड़ी डाउन हुई है, लेकिन उसका जो डिसएडवांटेज है उसको नहीं होगा, क्योंकि उसने जो बाकी काम किए हैं जैसे कि डाइल्यूशन ऑफ 370 है, फिर कॉन्सिक्रेशन ऑफ राम मंदिर है, और फिर जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, इन सारी चीज़ों का उसको बेनिफिट एडवांटेज मिलेगा। और ये जो सर्वे किया गया है वो सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी CSDS, लोक नीति CSDS ने ये सर्वे किया है, ठीक है। तो ये चीज़ें सामने आई हैं अभी। और इंडिया जो है वो 10th रैंक पे है वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स में, और रशिया जो है वो फर्स्ट पे है। यहाँ पर देखिए, जो चाइनीज़ डिप्लोमेट है उनका कहना है कि जो पीएम मोदी हैं उनका जो स्टेटमेंट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और जो भारत है वो चाइना के साथ बायलैटरल रिलेशन इंप्रूव करके आगे फॉरवर्ड बढ़ने के लिए काम करे तो बेहतर रहेगा। क्योंकि अभी हमने देखा है किस तरीके से एस जयशंकर हुए, अमित शाह हुए, इन लोग के स्टेटमेंट्स आए थे कि, और अमित शाह का स्टेटमेंट आया था कि वो जो चाइना को अभी 1 इंच भी लेने नहीं देंगे। और जो राजनाथ सिंह हमारे डिफेंस मिनिस्टर है वो भी कह रहे हैं कि जो चाइना का भी अरुणाचल में उसने काफ़ी जगहों के रीनेमिंग की है, उसको भी उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है। तो इन सारी चीज़ों के बीच में पीएम मोदी का जो स्टेटमेंट है, उनका जो व्यू है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और उसके लिए ही सब देख रहे हैं। यहाँ पर देखिए, इंडियन एयरफोर्स का कहना है कि जब से तीनों सर्विसेज को एक साथ लाया गया है और इसका बजट भी कंबाइन कर दिया गया है, तो इंडियन एयरफोर्स के पास अभी बजट का कोई भी कंस्ट्रेंट नहीं है। पहले कैसा होता था, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों को अलग अलग बजट दिया जाता था, लेकिन अभी सबका बजट एक साथ कर दिया गया है, ठीक है। और ये किया गया है इंटर कैपेबिलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत, जो कि 10 साल तक चलने वाला है। इसमें क्या होगा, सारे ही फोर्सेस को एक साथ मिलकर आगे ले जाने की बात की जाएगी। यहाँ पर साइंस एंड टेक वाले पोर्शन में देखिए, नेक्स्ट केयर 19 की बात की गई है। ये जो है ये है एक सिमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी। ये कैंसर को ठीक करने के लिए एक थेरेपी है जिसको यूज़ किया जा रहा है, जिसको क्या बोला जा रहा है, कार टी सेल थेरेपी, ठीक है। तो नई नई चीज़ें जो कैंसर को ट्रीट करने के लिए उसके ऊपर काम चल रहा है, तो देखते हैं आने वाले समय में किस तरीके से इसके ऊपर डेवलपमेंट होता है और क्या सोल्यूशन आता है। तो बस बेसिकली इतना ही था आज के पूरे द हिंदू में। और ऐसे ही और डेली अपडेट्स के लिए, डेली न्यूज़ के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए चलिए, बाय।